हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है खेड़ा जिले में नडियार गुजरात से। ऑप्शन बी है पवनार महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी है पूननपरा वायलार केरल से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गांधी जी ने, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे के पवनार महाराष्ट्र आश्रम से किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ऑप्शन ए है हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन बी है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके बाद 1939 में दोबारा ये चुनाव लड़ गए, और इसमें दोबारा से ये अध्यक्ष के पद पर चुने गए। ये अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 वाला। और गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया था, लेकिन जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस जीते। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो इस प्रश्न का जवाब उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 1942 को। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव है 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और ये बात तय कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये है 1929 लाहौर अधिवेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन ए है ये वो हुम। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का मांग किया था, यानी कि स्वराज का झंडा किसने फहराया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जवाब सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? विलियम बेंटिंक ये भारत के जो है वह ब्रिटिश भारत था उसके पहले गवर्नर थे। पहला कथन है कि सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये बात सही है। विलियम बेंटिंक ने 1829 में
राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। दूसरा कथन है दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में एलन बरो ने किया था। तो इसको विलियम बेंटिंक ने नहीं किया था, इसलिए दास प्रथा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है धर्म में परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी सही है। और चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो 1830 में 1829 में तो सती प्रथा का अंत किया, उसके एक साल बाद 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने किसकी सहायता से, कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। तो ये भी बात सही है, यानी पहला कथन सही है, तीसरा और चौथा ये तीन कथन सही हैं, और दास प्रथा का उन्मूलन ये गलत है। तो जिसमें 1, 3, 4 सभी होंगे वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर 1, 3, 4, ये ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है तबकाते नासिरी, ऑप्शन बी है अकबरनामा, ऑप्शन सी है तुजुके बाबरी अल हिंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तबकाते नासिरी से मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है वाकाटक ने, ऑप्शन बी है कुषाण ने, ऑप्शन सी है चेर ने, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है, चेर ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 329 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है दिगंबर, ऑप्शन बी है तीर्थंकर, ऑप्शन सी है केवलिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जवाब दिगंबर होगा। दिगंबर मीन्स होता है कि जो नग्न है उसे दिगंबर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग के रचनाकार कौन है। अष्टांग के रचनाकार ऑप्शन ए है बाणभट्ट हैं, या वाघभट्ट हैं, या चरक हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाघभट्ट हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान वंश का शासक कौन था। ऑप्शन ए है अजय राज, ऑप्शन बी है अर्णोराज, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था जब 1191 में युद्ध हुआ था। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल, बी है पाक जलमंडरू मध्य, ऑप्शन सी है डंकन मार्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। पाक जलमंडरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर पाक जलमंडरू मध्य है। और डंकन मार्ग ये भी ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, डुंकन पास। तो इस प्रश्न का जवाब
ऑप्शन ए है, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब हमें यहाँ गलत बताना है। ऑप्शन ए है कि यह तिब्बत में उद्धृत होती है, यानी कि तिब्बत से निकलती है, ये तो सही है। बी कह रहा है कि इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर है, ये भी सही है। भारत में लगभग 920 किलोमीटर के आसपास बहती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ तक तो सही है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं, और ये तिब्बत के सहारे 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 किसकी ओर आती है, पूरब की ओर आती है, और नामचा बरवा पर्वत से टकराकर यांगयाप दर्रा से भारत में, यानी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से जब आगे बढ़ती है, आती है असम में, तो असम में इससे दो नदियां मिलती हैं, एक दिबांग नदी, दूसरी लोहित नदी। तो ये दो सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, और इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी असम में हो जाता है। फिर असम से होकर के और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो कह रहा है कि जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। दिहांग, दिबांग नहीं कहते हैं। दिबांग और लोहित नदी, दिबांग और लोहित नदी, ये दोनों नदियाँ तो इसकी सहायक नदी हैं जो असम में मिलती हैं। और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है, और हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न, गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए सी जवाब हो जाएगा इसका, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पवनों में कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हबूब। हबूब जो वायु है ये सहारा मरुस्थल में जो मिस्र देश है उसके आसपास चलती है। फान हवा जो है आल्पस पर्वत श्रेणी पर चलती है, और बोरा हवा ये रूस में चलती है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सहारा मरुस्थल पूछ रहा है, तो सहारा मरुस्थल में मिस्र के आसपास हबूब हवा चलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, हबूब हवा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में एक घोषित किया गया है, वह कौन है। ये है जायंट अफ्रीकन स्नेल, बी है चैनल्ड एप्पल स्नेल, सी है चाइनीज मिस्ट्री स्नेल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जायंट अफ्रीकन स्नेल, इसको जो है लुप्त प्राय प्रजाति में घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बृहत है, यानी कि ग्रेट सर्किल है, बृहत वृत्त। ऑप्शन ए है कि भूमध्य रेखा, बी है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी है दक्षिणी डिग्री उत्तरी अक्षांश, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के मध्य से होकर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये सबसे जो है लंबी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी पृथव्याकार है, यानी कि अंडे के आकार जैसा है। तो पृथ्वी जब अंडे के आकार के जैसा है, तो पृथ्वी का हर एक अक्षांश एक वृत्त बनाता है, और सबसे जो बड़ा अक्षांश रेखा होगी वही सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। तो पृथ्वी जो है ये मध्य में जो है ये उभरी हुई है, और किनारों पर चौड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर ध्रुव है, तो ध्रुव के पास देखो चपटी हुई है, और ये दो बीच में है, उभरी हुई है। तो जहाँ उभरी हुई है वहीं पर तो सबसे ज़्यादा व्यास होगा। तो इसीलिए जो व्यास होगा तो भूमध्य रेखा का सबसे अधिक व्यास होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये सही है, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। अब सिक्किम यहाँ पर ऐसे है, अब सिक्किम के नीचे एक राज्य है जिसका नाम पश्चिमी बंगाल है।
तो सिक्किम से केवल एक राज्य सीमा बनाता है, पश्चिमी बंगाल। और यहाँ पर पूरब के साइड में, यानी कि सिक्किम के पूरब में भूटान देश है, और सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश है, नेपाल देश है। और सिक्किम और ये भूटान देश के यहाँ पर चुम्बी घाटी है। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया था TRE 1 में कि चुम्बी घाटी कहाँ है, तो चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच में सिक्किम के पास है। तो ये पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्यों से सीमा सिक्किम साझा करता है, तो एक राज्य, कौन सा राज्य है वो, पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, खंड कहलाता है, या आचार संहिता कहलाता है, या मसौदा कहलाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो चुनाव होता है, तो चुनाव होने से पहले किसकी घोषणा की जाती है, आचार संहिता की घोषणा की जाती है। यानी कि चुनाव होने से ठीक 1 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना स्पेस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस कानून के या किस अनुच्छेद के अंतर झंडे को फहराना मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 एक ये, अनुच्छेद 19 ये में क्या है, बोलने की आज़ादी है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और जो उम्मीदवार हैं यानी कि जिसको हमने वोट दिया है उससे सूचना का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 एक ये में है। और इसी के अंतर्गत जो झंडे वाली बात है कि झंडे को फहराना ये मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत रखा है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और अनुच्छेद 21 में क्या है, निजता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकार रखता है। ऑप्शन ये है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं यानी कि CAG, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसी को भारतीय संसद में कार्यवाही लेने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण हुई थी। ऑप्शन ए है बोधगया में, बी है कुशीनगर, सी है लुम्बिनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उस टाइम पर क्या चल रहा था, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ व्यापार में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। किसने कहा था, तो ये रॉबर्ट मोंटगोमरी ने कहा था, या लॉरेंस ने कहा था, या मेटकाफ ने कहा था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बात
मोंटगोमरी ने कहा था। ऑप्शन ये सही है, रॉबर्ट मोंटगोमरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की जैसी उपाधि धारण की है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। अशोक तो मौर्य वंश के राजा थे, तो इसलिए अशोक तो गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त भी नहीं थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी ने सबसे पहले महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ये ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी है भारत में, सी है पाकिस्तान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये शहर यानी कि हैदराबाद जो रियासत है, हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी स्वतंत्रता के पश्चात। और हैदराबाद रियासत स्वतंत्रता के समय भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी। 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। तो हैदराबाद भारत में है और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन ए है कि भाखड़ा नागल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वीय बांध। अच्छा, अगला ऑप्शन है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? लंबा है। सी है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है ऑप्शन सी सही है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 50 देश हैं। एशिया महाद्वीप में 49 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। तो सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका महाद्वीप। आगे चलते हैं। अगला है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर, भागीरथी नदी पर, कोसी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक सलाल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है। कौन सी? बगलिहार परियोजना है। तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब नदी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का है या फिनलैंड का है, कनाडा का है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक दृष्टि से यानी जियोग्राफिकल दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डेनमार्क। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला, आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार।